हम श्रेणी क्रम संयोजन में संचित ऊर्जा का मान निकालते हैं। ओके, तो जब एग्ज़ाम्स में आपको पूछा जाएगा तब आगे इसको करना है, अदरवाइज़ जो पहले किए थे वहीं तक ही आपको करना है, पर समझना ज़रूरी है। श्रेणी क्रम संयोजन में यहाँ पर हम पढ़े हैं कि Q का मान नियत होता है, ठीक है, और वहाँ पर क्या चीज़ वेरिएबल होता है? V का मान नियत नहीं रहता है, ये चीज़ हमको मालूम होना चाहिए। अब हम ये देखते हैं इस कंडीशन में श्रेणी क्रम संयोजन में जो कुल ऊर्जा का मान होगा वह क्या हो सकता है? क्या होगा यहाँ पर? या संचित ऊर्जा भी कह सकते हैं इसको। तो कुल ऊर्जा का मान यहाँ पर हाफ Q²/C, क्योंकि यहाँ पर Q का मान नियत है और V का मान बदलते रहता है, तो संयोजन की जो परिणामी धारिता है वह C के रूप में होगी। तो इस प्रकार से श्रेणी क्रम संयोजन में हम जो निकालेंगे संचित ऊर्जा का मान, वहाँ पर जो रहेगा वो हाफ Q²/C के फॉर्म में रहेगा। अभी हमने वहाँ पर देखा था, क्लियर। अब हम यहाँ पर यदि 3 संधारित्र लेते हैं, पहला C1 है जिसकी धारिता, दूसरा C2 है और तीसरा C3 है, ये सारे श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। ओके, तो इस कंडीशन में परिणामी विद्युत धारिता क्या होगी? तो वो इस प्रकार से 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 के रूप में हमने देखा है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो हमको आगे, अब हम इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखेंगे। तो इस प्रकार हमारे पास श्रेणी क्रम संयोजन की तुल्यधार कुल ऊर्जा का मान मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर हम हाफ Q² और 1/C के रूप में है ये, तो 1/C के रूप में ये सारी वैल्यूज़ को हम रख देते हैं, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, इस प्रकार से। क्लियर? आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। U = आप ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, हाफ Q²/C1 + हाफ Q²/C2 + हाफ Q²/C3। क्लियर? अब आगे हम ये देखते हैं कि ये पहले संधारित्र में संचित ऊर्जा, यह दूसरे संधारित्र में संचित ऊर्जा और यह तीसरे संधारित्र में संचित ऊर्जा। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि यदि 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं तो उनमें उस संयोजन में जो संचित ऊर्जा का मान होता है वह प्रत्येक संधारित्र में संचित ऊर्जा के योगफल के बराबर होता है। ओके, चलिए अब समांतर क्रम संयोजन में संचित ऊर्जा का मान निकालते हैं। तो उसके लिए हमको समांतर क्रम संयोजन में पता है कि यहाँ पर V का मान नियत होता है, हम देख चुके हैं इस चीज़ को। क्लियर? और वेरिएबल क्या होता है यहाँ पर, किसका मान बदलते रहता है? Q का मान बदलते रहता है, तो Q नियत नहीं होती है। तो इस कंडीशन में हम ये देख सकते हैं कि समांतर क्रम संयोजन में संचित ऊर्जा का मान, हम जो 3 फार्मूले देखे हैं उन 3 फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। तो उन 3 फार्मूले से क्या चीज़ यहाँ पर आएगा? संधारित्र की धारिता C होगी और यहाँ पर V कांस्टेंट है, तो हाफ CV²। हमको ये ध्यान में रखना है फॉर्मूले को याद करने के लिए कि जिसका मान कांस्टेंट नहीं है उस वाले वह जो
क्यू है वह जो है राशि जो है वह भौतिक राशि फार्मूले में नहीं आएगी। ये एक प्रकार से ट्रिक है ये। क्लियर? तो आप इस तरह से समांतर क्रम संयोजन में कुल ऊर्जा का मान हम U = ½ CV² के रूप में निकालें। अब यदि 3 संधारित्र C1, C2, C3 धारिता वाले 3 संधारित्र हैं, इनको हम समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। तो इस कंडीशन में हमको पता है तुल्य धारिता का मान क्या होता है। चलिए, इसका मान हमको मालूम है 1/C = C1 + C2 + C3, ये मालूम है। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर इस इक्वेशन 2 में रख देते हैं। तो इस कंडीशन में हम देखते हैं कि हमारे पास समांतर क्रम संयोजन में कुल ऊर्जा क्या होगी। तो U = ½ V² और C है यहाँ पर, इस C के जगह में इन तीनों को लिख सकते हैं, C1 + C2 + C3। अब आप ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। तो U = ½ V² × C1 + ½ V² × C2 + ½ V² × C3। तो हम ये देख सकते हैं कि ये पहले संधारित्र में संचित ऊर्जा, ये दूसरे संधारित्र में संचित ऊर्जा, यह तीसरे संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान है। तो हम U = इसको U1 लिख सकते हैं, इसको U2 लिख सकते हैं और इसको U3 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में कुल संचित ऊर्जा का मान प्रत्येक संधारित्र में संचित ऊर्जा के योगफल के बराबर होता है। इसी को हम बीजी योग भी कह सकते हैं। स्थितिज ऊर्जा का, प्रत्येक संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का बीजी योग। क्लियर? तो इस तरह से हम यहाँ पर ये दोनों में श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन में संचित ऊर्जा का मान देखें। यह एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तब आपको लिखना है। अदरवाइज अगर आपको केवल संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान पूछा जाता है तो इसके पहले मैंने बताया है, ये जो 3 फार्मूले अलग अलग हम निकाले वहां तक कंप्लीट करेंगे। क्लियर? विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व निकालते हैं, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके लिए हम अभी जो देख ही रहे हैं उसी के परिप्रेक्ष्य में है। हम एक वहाँ पर समांतर प्लेट संधारित्र जो लिए हैं वहीं पर ही हम देखते हैं जो समांतर प्लेट संधारित्र है उस संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल लेते हैं। जो हर एक प्लेट है A और B, उन प्लेटों का क्षेत्रफल, और वह क्षेत्रफल हम A ले लेते हैं और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी यह हम स्मॉल d के रूप में, हमने यहाँ पर देखा है ये A और ये B, इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है। ओके, इस प्रकार से ये सारी चीज़ें हम जानते हैं। अब यहाँ पर हम इस संधारित्र में संचित ऊर्जा का मान हम निकाल चुके हैं। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ इस परिप्रेक्ष्य में संचित ऊर्जा का मान U = ½ Q² C के रूप में हमको पता है। इस वाले फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे। क्लियर? अब आगे देखते हैं हम यहाँ पर U = अब यहाँ पर इस Q की वैल्यू को हम रखेंगे। यहाँ हम Q की वैल्यू देखते हैं। पहले ही हम देखे हैं कि हमको पता है कि सिग्मा = Q/A होता है। ओके, तो यहाँ से हम Q = सिग्मा × A निकाल सकते हैं।
ये हमको मिल गया। कहाँ से हमको पता है? पिछले चैप्टर में हम देखे थे। सिग्मा क्या है? पृष्ठीय आवेश घनत्व है इन प्लेटों पर। क्लियर? तो आगे हम C की वैल्यू निकालते हैं और C की वैल्यू हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए जो हम वहाँ पर व्यंजक निकाले थे उसका मान हम देखेंगे। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो उस कंडीशन में माध्यम वायु या निर्वात है, उस कंडीशन में हम C इक्वल्स टू एप्सिलॉन 0 A/d ये फॉर्मूला हम वहाँ पर डिराइव कर चुके हैं। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन 1 में रखते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि U इक्वल्स टू हाफ Q की वैल्यू सिग्मा इंटू A का हम यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे और C की वैल्यू एप्सिलॉन 0 A/d ये आ रहा है। ओके, अब इनको हम अरेंज करके लिख लेते हैं। U इक्वल्स टू हाफ सिग्मा A का होल स्क्वायर, D ऊपर चला जाएगा, इंटू D अपॉन एप्सिलॉन 0 A। इसको हम इक्वेशन 2 दे देते हैं। एप्सिलॉन 0 क्या है? ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, माध्यम की विद्युतशीलता। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सिग्मा है यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व है सिग्मा। क्लियर? और क्या चीज़ है यहाँ पर? प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अगर हम लेते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा और इन दोनों प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले और इनकी वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं। तो इन दोनों प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हम गॉस के प्रमेय से हम निकाल चुके हैं। गॉस के प्रमेय का जो अनुप्रयोग है अनंत समतल चादर के कारण दोनों प्लेटों के बीच में जो हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाले हैं, तो यहाँ जब और वो कंडीशन है जब वहाँ पर आवेश समान हो और लेकिन विपरीत हो, तो उनका पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होगा? समान होगा लेकिन विपरीत होंगे, यानी सिग्मा है और दोनों इसमें प्लस होगा और प्लस सिग्मा इसमें माइनस सिग्मा होगा। उस कंडीशन में हम E की वैल्यू निकाले थे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, ये हम पहले देख चुके हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। चलिए, अब हम इक्वेशन 2 पर आ जाते हैं। U इक्वल्स टू हाफ सिग्मा स्क्वायर A स्क्वायर इंटू D अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू A। इनको हम थोड़ा सॉल्व कर लें। तो U इक्वल्स टू हाफ सिग्मा, चलिए यहाँ पर हम चूँकि E की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 की और यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू 2 के रूप में है, सिग्मा स्क्वायर है, तो अब हम ये क्या करते हैं, यहाँ पर एप्सिलॉन 0 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। तो E की वैल्यू हमको इस रूप में हमको यानी यहाँ पर इसको हम स्क्वायर करें तो E स्क्वायर आएगा, उसी के लिए हम यहाँ पर ये किए। अब हमको यहाँ पर क्या मिलेगा? A इंटू डी, ये जो पहले से है। अब U इक्वल्स टू हाफ, यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन 0 स्क्वायर आ गया, इंटू एप्सिलॉन 0 इंटू A इंटू डी मिल गया। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? E स्क्वायर हो जाएगी। तो U इक्वल्स टू हाफ E स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन 0 इंटू E इंटू A इंटू डी, ये आ गया। आगे हम ये देखते हैं यहाँ पर ये जो A इंटू डी है वो है क्या? A यानी प्लेटों के बीच का क्षेत्रफल, D क्या है? दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस डायग्राम में दोनों प्लेटों के बीच का आयतन A इंटू डी होगा, इन दोनों प्लेटों के बीच का आयतन। इस प्रकार यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? A इंटू डी, दोनों प्लेटों A और B जो प्लेटें हैं ना समांतर प्लेट संधारित्र की, तो दोनों प्लेटों के बीच के जो एरिया हैं उस क्षेत्र का आयतन।
जहाँ पर वहाँ बीच में विद्युत क्षेत्र रहता है वहाँ पर संधारित्र की। तो दोनों प्लेटों के बीच के जो एरिया हैं उस क्षेत्र का आयतन, जहाँ पर वहाँ बीच में विद्युत क्षेत्र रहता है वहाँ पर। अब यदि हम AD की वैल्यू 1 ले लेते हैं, तब उस कंडीशन में क्या होगा, AD की वैल्यू 1 लेने पर यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा यही विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व कहलाएगा। ओके, तब उस कंडीशन में ये जो इक्वेशन 4 है वो क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा U = ½ ε0 E² के रूप में हो जाएगा। और यही जो है विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व है। क्लियर? तो हमको अगर क्वेश्चन आता है कि विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व निकालना है समांतर प्लेट संधारित्र में, तब उस कंडीशन में हमको ये वाले डेरिवेशन को करना है। क्लियर? ओके, थैंक यू।